तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो गारंटी है कि आप वास्तविक संख्याएं से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा उसको आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 20 तक हल कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 21 से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या जो होता है इसका परिभाषा ही होता है कि सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। तो देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे पहले वाले वीडियो में इसका सूत्र हम आपको बताए थे। यहाँ पे भी बता देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने में लौसा। ये होता है सूत्र। आप इस सूत्र में मान रखिए और डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2166। तो यहाँ पे रखिए 2166 बराबर मौसा कितना दिया हुआ है 19। तो यहाँ पे रखिए 19 गुने लौसा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे लौसा ही लिख दीजिए। लौसा का मान निकालने के लिए इस 19 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ लौसा के साथ किस रूप में है गुना के रूप में। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 2166 बट्टा में 19 बराबर में क्या है लौसा। तो लौसा अब इसमें भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 114 से। तो लौसा का मान कितना आ गया लौसा का मान आ गया 114। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 114। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तब लौसा a b होगा। तो देखिए यहाँ पे एगो संख्या a है और दूसरा संख्या b है। इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। हमें इन दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो देखिए ए का अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर 3 गुने 5। ये है ए का अभाज्य गुणनखंड। और बी का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। ये है बी का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए जब भी दो संख्याओं का लौसा ज्ञात करना हो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो उसमें क्या करते हैं पहले चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए के अभाज्य गुणनखंड में 2 है और बी के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है और ए के अभाज्य गुणनखंड में 5 है और बी के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 है। तो इसको आप घेर लीजिए ऐसे। अब घेरने के बाद देखेंगे कि 2 के पावर 3 बड़ा है या 2 के पावर 4 बड़ा है। तो 2 के पावर 4 बड़ा है। तो लौसा में जो पावर बड़ा रहेगा उसको लिखते हैं। तो 2 के पावर 4 वाले को लिखेंगे गुने। अब देखिए ये 5 और ये 5 दोनों का पावर कुछ नहीं तो 1 है। यानी कि इसमें से लिख देंगे एक ठो 5 को। अब देखिए क्या बच गया 3 वैसे ही बच गया और 7 भी बच गया। तो क्या करेंगे जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में बच जाएगा उस सभी को लिख देंगे गुणा के रूप में।
तो ए के अभाज्य गुणनखंड में बच गया 3, तो 3 को लिख देंगे, और बी के अभाज्य गुणनखंड में बच गया 7, तो 7 को भी लिख देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 2 के पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7। अब गुना कीजिए, ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 को 3 से गुना कीजिएगा तो 8 24, 240, 240 को 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1680। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1680, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे लौसा पूछा है, यहीं पे आपको मौसा भी पूछ सकता है। तो देखिए मौसा जो है, मौसा जस्ट उल्टा होता है लौसा का। इसमें बड़े पावर वाले को लिखते हैं, मौसा में छोटे पावर वाले को लिखते हैं। तो इसमें छोटा पावर कितना है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 गुने इस 5 में क्या है, दोनों तो बराबर है, तो इसमें से एगो लिख देंगे। अब देखिए लौसा में क्या है, बाकी बात जो बच जाता है उसको भी गुना के रूप में लिखते हैं, लेकिन मौसा में ऐसा नहीं है। तो इसमें अब ये जो 3 और 7 है इसको नहीं लिखेंगे। अब इसी को गुना कर दिए, 2 के पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 गुने में 5, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे यही जो संख्या है इसी का यदि मौसा पूछता तो कितना आता, 40। आइए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो पहले यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसको कहते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे हम ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है इस सभी को एक एक करके चेक करेंगे कि ये 2 से कट रहा है या नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है, 4m प्लस में 2 बट्टा में इसको 2 कर देंगे, यानी कि 2 से भाग लगा के देखेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4m प्लस में 2 और सभी के बट्टा में अलग अलग 2 लिख देंगे। काट करके देखिए ये कट जाएगा 2 दूनी 4 से, तो ये पूरा पूरा कट गया, ये भी कट जाएगा 2 एकम 2 से, तो ये पूरा पूरा कट गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वो क्या होता है, समपूर्णांक। अब अगला चेक करेंगे, अगला क्या है, 4m प्लस में 4, तो इसको भी काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा 2 दूना 4, ये भी पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे चेक कीजिए तो ये कटेगा क्या, 2 दूना 4, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला 1 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें हमसे यही पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो पहले अभाज्य संख्या होता क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझिए, 3 लीजिए, तो 3 जो है ये 1 से कटेगा और कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। तो इसमें क्या है, ये 1 से कट रहा है और एक खुद से कट रहा है, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। यही होता है अभाज्य संख्या का परिभाषा। और भाज्य संख्या को भी समझ लीजिए, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटे उसको कहते हैं भाज्य संख्या। एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे 4 लीजिए, 4 क्या है, ये तो 1 से कटेगा ही कटेगा, खुद से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और ये क्या है, एक 2 से भी कट रहा है। तो क्या ये एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अब चेक कीजिए कि कौन इसमें भाज्य है और कौन अभाज्य है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 27, तो 27 को चेक कीजिए, ये क्या है, 1 से कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ ये 27 से भी कटेगा ही कटेगा। अब ये क्या है, 3 से भी कट रहा है, 3 नामा 27, और 9 से भी कट रहा है, 9 तिया 27। तो ये जो 27 है ये एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी
कट रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब 35 को चेक कीजिए, तो 35 को चेक करेंगे तो ये 1 से कटेगा, साथ ही साथ 35 से भी कटेगा, और देखिए ये और भी से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। तो इसीलिए ये भी क्या है, ये भी है एक भाज्य संख्या। अब आगे दिया हुआ है 13, इसको चेक कीजिए, तो 13 जो है या 1 से कटेगा या 13 से कटेगा, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए ये 13 क्या है, ये 13 है अभाज्य संख्या। तो हमसे प्रश्न में यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो कौन है अभाज्य संख्या, 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इस सभी को रूट से बाहर निकाल करके चेक करेंगे कि ये सभी पूरा पूरा रूट से बाहर निकल रहा है या नहीं। यदि पूरा पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या होगा, और पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रूट अंडर 17। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और हमसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो कौन है अपरिमेय संख्या, रूट अंडर 17, पहला में ही मिल गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो पहले तो यहाँ पे ये जो संख्या 144 दिया हुआ है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तब ना हमको पता चलेगा कि 2 के घात कितना है, चाहे 2 का घात चाहे 3 का घात, तब ना पता चलेगा हमको। तो इसीलिए पहले क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो एलसीएम देते हैं। तो 144 का एलसीएम देंगे तो कितना से लगेगा, 2 से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब ये कितना से लगेगा, फिर लगेगा 2 से, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। फिर लगेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर लगेगा ये 2 से, 2 नामा 18। अब ये लगेगा 3 से, 3 तिया 9। अब फिर लगेगा 3 से, 3 एकम 3। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे, गुने 3 कितना बार है, 2 बार है। तो 3 गुने 3। अब इसको लिख देंगे पावर के रूप में। तो देखिए 1 2 3 4 गो 2 है गुना के रूप में, तो 2 के ऊपर हो जाएगा पावर 4, गुने 3 कै बार है गुना के रूप में, 2 बार है। तो 3 का पावर हो जाएगा 2। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या कर रहा है कि 2 का घातांक कितना है। तो देखिए 2 के माथा पे कितना है, 4 है, तो यही का होगा 2 का घातांक। यदि इसी प्रश्न में पूछ देता कि 3 का घातांक कितना है, तो 3 के माथा पे कितना है, 2 है, तो 3 का घातांक होता है 2। तो इसमें पूछ रहा है 2 का घातांक तो कितना है, 4 है। तो देखेंगे 4 कहाँ है, तो 4 है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसमें हमें चेक करना है कि ये जो सभी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन परिमेय है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी को रूट से बाहर निकाल करके चेक करेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो आइए चेक करते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूट अंडर 1 बट्टा में 144। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 है, तो 1 को 1 गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। अब देखिए ये है 144, तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो देखिए डायरेक्ट ही याद है हमको कि 12 गुने 12 आएगा, 12 द्वारे है 44 से 144 होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 बार है गुना के रूप में, तो एगो 1 रूट से बाहर आ जाएगा, और 12 भी 2 बार है गुना के रूप में, तो एगो 12 रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 बट्टा 144 जो है ये रूट से बाहर निकल गया, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा एक परिमेय संख्या। और हमसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो कौन हो जाएगा, 1 बट्टा में 144, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। इसमें भी हमें अभाज्य संख्या चेक करना है, बताना है कि कौन है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक और खुद से कट रहा है। तो देखिए 91 एक से तो कटेगा, 91 से भी कटेगा। अब चेक कीजिए कि ये किसी और संख्या से कटेगा। तो देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 को 13 से गुना कीजिए तो 13 सते 91, फिर ये 13 से भी कट जाएगा। तो देखिए ये जो 91 है ये एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या होगा, भाज्य संख्या। और अगला है 213, इसको भी चेक कीजिए, ये 1 से कटेगा, 1 के अलावा क्या है, ये 213 से कटेगा, और इसके अलावा ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, तो ये 71 से भी कटेगा। तो देखिए ये जो 213 है ये भी एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी पूरा पूरा कट रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या। अब अगला को चेक कीजिए, अगला है 41, तो 41 को चेक कीजिए, ये 1 से कटेगा, 41 से भी कटेगा, अन्य बीच में कोई संख्या से ये नहीं कट रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये है एक अभाज्य संख्या। क्या है ये, अभाज्य संख्या। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 41 अभाज्य संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो दशमलव प्रसार कब शांत और कब अशांत होगा इसको समझ लीजिए। देखिए शांत होने के लिए यदि कोई संख्या बट्टा के रूप में है, यानी कि p बट्टे q के रूप में है, तो ये जो q है इस q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो, तब होगा शांत। और यदि यही q का अभाज्य गुणनखंड, यही q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो, और इसी में यदि कोई अन्य संख्या आ जाए, अन्य संख्या आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। इसमें 2 और 5 रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो आइए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, 23 बट्टा में 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 बट्टा में 50। तो ऊपर वाले से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है बट्टा के नीचे वाला से। तो बट्टा के नीचे क्या है, 50 है, तो देखेंगे इस 50 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए एकदम आसानी से इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए यहाँ पे कै गो जीरो है, एगो जीरो, तो क्या कीजिए 5 गुना में लिख दीजिए 10। यदि 2 गो जीरो वाला रहता ना, जैसे 4 को 2 गो जीरो रहता है, तो आप इसको 4 गुने में 10 गुने में 10 ऐसे करके लिख दीजिएगा ना, तो अभाज्य गुणनखंड करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे, 2 गुने 5, तो पंचे 10, और एगो 5 पहले से थे वो 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 2 और 5 कै बार है गुना के रूप में, 2 बार, तो गुने 5 के पावर 2। तो देखिए ये 2 के पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए ये क्या है, ये है शांत। अगला को चेक कीजिए, अगला है 39 बट्टा में 243। अब इसमें भी क्या है, इस 39 से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमको किससे मतलब है, 243 से। तो इस 243 का आप कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम करते हैं इस 243 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे। तो ये कितना से लगेगा, ये तो पहले लगेगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये फिर लगेगा 3 से, 3 दूनी 6, 2 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 21, 3 सत्ते 21, फिर ये लगेगा 3 से, 3 नमा 27, फिर लगेगा 3 से, 3 तिया 9, फिर लगेगा 3 से, 3 एकम 3। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 1 2 3 4 5 गो 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 5। तो देखिए यहाँ पे
ये जो 243 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या 2 की पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है? नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो इसीलिए ये जो 39 बट्टे में 243 है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 39 बट्टा में 243 जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, एक अशून्य परमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यहाँ पे अशून्य कहने का मतलब ये है कि जीरो ना हो। जैसे कि यहाँ पे परमेय संख्या एगो ले लीजिए जो कि जीरो ना हो तब 5, और अपरमेय संख्या ले लीजिए तो √3। तो ये परमेय है और ये अपरमेय है। तो आपको पहले ही बताए हैं कि जब भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या गुणा के रूप में हो तो हमेशा उसका गुणनफल जो है अपरमेय संख्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा अपरिमेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, 45 तथा 60 का मौसा है। तो देखिए इसको आप ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। जैसे ये है 45 और ये है 60, इन दोनों संख्या का हमें मौसा निकालना है। तो क्या कीजिए, इन दोनों के बीच में अंतर निकालिए। तो 45 और 60 में कितना का अंतर है? 15 का। अब इस 15 से भाग दे के देखिए कि ये 45 और 60 दोनों कट रहा है क्या? तो देखिए 15 तिया 45, 15 से 45 भी कट गया और 60 भी कट गया, यानी कि इसका जो मौसा है वो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। आप चाहें तो इसको अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल के देख सकते हैं यदि इस ट्रिक पे विश्वास ना हो तो। तो देखिए 45 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 3 × 3 × 5। अब क्या है? 60 है। 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये क्या आएगा? 2 × 3 × 5। तो 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इसको पावर के रूप में लिख दीजिए 3 के पावर 2 और गुने में 5। इसको भी पावर के रूप में लिख दीजिए 2 के पावर 2 गुने में 3 गुने में 5। तो देखिए 2 तो कोनों के अभाज्य गुणनखंड में है ही नहीं, 3 है तो 3 का पावर कम कौन है? 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 यानी कि 3। 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो ये वो 5। तो 5 तिया कितना होगा? 15 होगा। अभाज्य गुणनखंड से भी इसको निकाल सकते हैं यदि ट्रिक याद ना रहे तो। तो देखिए तो भी 15 आया है, यानी कि सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाई बट्टा 3 है। तो आप पहले से जानते हैं कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा दे, भाग दे या जोड़े, घटाओ करे तो क्या होता है? हमेशा अपरिमेय ही आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि f ऑफ x बराबर x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f ऑफ 1 का मान है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसमें f ऑफ x बराबर दिया हुआ है x के पावर 3 माइनस 5 के पावर x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 ये दिया हुआ है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? f ऑफ 1 का मान। यानी कि ये सभी जो x दिया हुआ है ना, इस सभी x के स्थान पे रख दीजिए 1, यानी कि ये जो 1 है ये हो गया x का मान। तो यहाँ पे मान रख के देखिए 1 का पावर 3 माइनस फिर 5, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, x है तो x के स्थान पे 1 रख दीजिए, पावर में 2 है तो 2 प्लस 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, x है, x का मान है कितना है? 1 है तो 1 प्लस में 2। अब इसको हल कीजिए, 1 के पावर 3 यानी कि 1 ही होगा, माइनस 5 गुने 1 के पावर 2 तो 1 ही होगा, प्लस 2 गुने में 1 प्लस में 2। अब इसको हल कर दीजिए आगे, 1 माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस में 2 है तो 2। अब जोड़िए 1 और इस 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 2 हो जाएगा 5, तो 5 माइनस में 5।
5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है 0.7, 7 के ऊपर लगा हुआ है बार, इसको लिखना है सरलतम रूप में। तो देखिए 0.7, तो इसमें क्या करते हैं, दशमलव को हटा के लिख दीजिए तो 0.7। अब देखिए दशमलव के बाद कै गो अंक पे बार लगा हुआ है, तो एगो अंक पे, तो बट्टा में लिख दीजिए एगो 9, तो ये क्या हो गया 7/9। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7/9, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। तो देखिए कोई भी संख्या हो, उसका पावर यदि 0 लग जाता है तो उसका मान होता है 1। चाहे आप 5 के पावर 0 लीजिए, चाहे 50 के पावर 0 लीजिए, मान हमेशा 1 ही होगा। तो 8 के पावर 0 यानी कि 1 गुने 2 के पावर 0 यानी कि 1, 1 को 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसव है। तो पहले अभाज्य संख्या होता क्या है ये समझे हैं आप लोग, कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य कोई भी संख्या से ना कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब वो कोनो संख्या से कटवे नहीं करेगा तो उसका लॉसव क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों के गुना करके लिखेंगे ना, तो वही होगा। तो यहाँ पे a और b को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा a b, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को आप एक उदाहरण से समझ लिए, देखिए 3 एगो अभाज्य संख्या है और 5 भी एगो अभाज्य संख्या है। इसका आप यदि लॉसन निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इस दोनों को क्या कीजिएगा 3 गुने में 5 लिख दीजिएगा, 5 तिया 15। तो वही बात नहीं यहाँ पे कह रहा है कि a जो है ये भी अभाज्य संख्या, b भी अभाज्य संख्या, दोनों को गुना कीजिए, क्या होगा a गुने में b बराबर में ए बी। तो यही यहाँ पे आंसर चूज किए हैं ऑप्शन नंबर सी ए बी। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें भी हमें चेक करना है कि कौन अभाज्य है कौन भाज्य है। तो जो चेक करेंगे जो नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा, तो उसको सही उत्तर में टिक लगा देंगे। तो देखिए 15, 15 तो ये 1 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, साथ ही साथ ये क्या है 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, तो इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। 23 को चेक कीजिए तो ये 1 से कटेगा, साथ ही साथ ये 23 से कटेगा, ये अन्य किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ये 23 अभाज्य संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। फिर इसमें हमें परिमेय चेक करना है, तो रूट से बाहर निकाल करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 है और ये √3 है, तो ये क्या रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, दोनों का घटाव करेंगे क्या होगा अपरिमेय ही होगा। और √5 है तो ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है 2 √3 बट्टा में √3। तो देखिए ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो क्या बच गया 2 बच गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया एक परिमेय संख्या। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि 65 तथा 177 का मौसा 6m-117 के रूप में है तो m का मान है। तो पहले तो आप क्या कीजिए इस 65 और इस 117 का मौसा निकालिए। तो मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या होगा ये 5 गुने में 13, 13 पचे 65। अब आप करिएगा 117 का अभाज्य गुणनखंड, तो 117 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 13। अब देखिए 65 के अभाज्य गुणनखंड में 13 है और 17 के भी अभाज्य गुणनखंड में 13 है, तो यानी कि इसका HCF मौसा, मौसा का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए मौसा प्रश्न में पहले से कितना दिया हुआ है, मौसा पहले से दिया हुआ है 6m-117 ये दिया हुआ है, और हम जो निकाले हैं वो कितना आया है 13 आया है, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो अब हम यहाँ से m का मान निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे। तो इसके लिए 6m बराबर 13,
ये जो 117 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में 117। 6m बराबर जोड़िए तो 3 और 7 हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा 2 और ये वाला 1 3 1। अब m का मान निकालेंगे तो ये जो है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर के इस तरफ m के साथ गुना के रूप में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो m बराबर हो जाएगा 130 बट्टा में 6। अब इसको काटिए तो ये कितना से कटेगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे 65 होगा, ये भी 65 होगा, ये भी 65 होगा और बट्टा के नीचे भी आ जाएगा 65। अब काटिए ये कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 65 दूना 130। तो m का मान आ गया 2। तो देखिए m का मान 2 दिया हुआ है तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। तो इसको भी आप ट्रिक से हल कर सकते हैं। देखिए लौसा निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि ये जो तीन को संख्या दिया है ना 2, 10 और 20, इसमें आप सबसे बड़का संख्या चुनिए, कौन है, 20 है। अब इस 20 से क्या कीजिए, सभी को चेक कीजिए कि सभी संख्या से 20 कट रहा है तो देखिए 20 जो ये 2 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो इसीलिए 2, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या कीजिए कि ये तीन गो संख्या का निकालना है ना तो इसमें आप सबसे छोटका संख्या चुनिए, कितना है, 2 है। अब इस 2 से आप ट्राई कीजिए कि ये जो सब संख्या ये कट रहा है कि ना, तो देखिए 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, यानी कि 2, 10 और 20 का लौसा हो जाएगा 20 और मौसा हो जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना है, इसका अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा कर देना, जो पहले दिया हुआ है उसको बट्टा के ऊपर लिख दीजिए, जो बाद में दिया हुआ है उसको बट्टा के नीचे लिख दीजिए। तो लौसा पहले दिया हुआ है तो लौसा के मान को बट्टा के ऊपर लिख देंगे, मौसा बाद में दिया हुआ है तो मौसा के मान को बट्टा के नीचे लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, कितना से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दाएं के 20, तो ये कितना आ जाएगा, 10 अनुपात में 1। तो हम चेक करेंगे कि ये ऑप्शन में है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 10 अनुपात 1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको इस ट्रिक से ये क्वेश्चन ना हल हो तो आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके भी लौसा और मौसा निकाल सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो आपको बताए हैं कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए गिनती में शुरू कीजिए, कितना है, 1 है और उसके बाद 2 है, तो ये 2 जो है एक और खुद के अलावा अन्य कोई भी संख्या से ना कटेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2। और भाज्य संख्या का परिभाषा बताए हैं कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पे गिनती शुरू कीजिए, एक को हमेशा छोड़ के चलना है, तो 2, 3, 4। तो देखिए 2 जो है ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, ये 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अब इसको चेक कीजिए तो ये 1 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटका भाज्य संख्या कौन होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि भाज्य संख्या 4 होगा और अभाज्य संख्या 2 होगा, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। फिर आप ट्रिक लगा दीजिए, क्या है, 4 और 2 है। मौसा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में से सबसे छोटका को चुनते हैं, तो सबसे छोटका कौन है, 2 है। अब 2 से इसमें भाग देंगे और इसमें भी भाग देके चेक करेंगे क्या ये दोनों कट रहा है, तो देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, दोनों कट गए, यानी कि इसका मौसा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तो देखिए 2 गो लगातार संख्याओं का मौसा जो है ना वो 1 होता है। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण से देख लीजिए, 1 और 2 ये दोनों लगातार संख्या है ना, इसका मौसा निकालिए।
तो यहाँ पे एक, तो देखिए ये कितना चलेगा, एक दूनी दो, ये कट गया यानी कि मौसा कितना आ गया, एक आ गया। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक। आप चाहें तो 3 और 4 का भी करके देख सकते हैं। देखिए कितना से कटेगा, 3 है, इधर 4 है, तो 3 एकम 3, इधर बच गया 1, इधर आ जाएगा 3, फिर ये कट जाएगा, 1 तिया 3 कट गया यानी कि मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप कोई भी दो लगातार संख्या लीजिएगा तो उसका मौसा जो है हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो पहले तो आप इस 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आइए हम इसका यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले लगेगा 5 से, क्योंकि इसके अंत में 5 है। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये लगेगा 7 से, 7 एकम 7, अब ये 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 तिया 21। फिर ये लगेगा 11 से, 11 एकम 11, 3 11 तिया 33। अब ये लगेगा 13 से, 13 एकम 13। तो देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड में कै गो संख्या है, तो 1 2 3 4 गो संख्या है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख करके देख लीजिए आप, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो कै गो संख्या है, 1 2 3 और 1 4। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है, इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि गिन के आप बताइए कि कै गो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड में। तो कै गो संख्या है, 4 गो। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये जो प्रश्न है हम आपको डिटेल में प्रश्नावली 5 में बताए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आइए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो देखिए 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 अंक की संख्या स्टार्ट होता है 10 से, और कहाँ पे जाके अंत हो जाता है, अंत हो जाता है 99 पे, क्योंकि 99 के बाद जैसे ही बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो इसमें कै गो अंक हो जाएगा, 3 गो अंक हो जाएगा। तो 2 अंक की संख्या कहाँ तक है, 99 तक। तो 10 के बाद कितना, 11, 11 के बाद 12। तो चेक कीजिए कि ये जो 10 है क्या 3 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 जो है ये कट जाएगा। तो 12, 12 के बाद कौन संख्या कटेगा, 15, 15 के बाद 18, 3 3 जोड़ दीजिए, और 99 जो है ये भी 10 से कटेगा। तो आपको एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम बताए थे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये वाला सूत्र होता है। तो यहाँ पे ए एन जो है ये है अंतिम पद, ए जो है ये है प्रथम पद, और एन जो है ये है इसके बीच की संख्या, और डी जो है ये है सर्वांतर। तो यहाँ पे हमें यही निकालना है कि 3 से कै गो संख्या विभाज्य यानी कि कट रहा है। तो इसके बीच में कै गो संख्या है, 12 से लेकर के 99 तक में कै गो संख्या है जो कि 3 से कट रहा है। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, n का मान निकालना होगा। तो इसमें देखिए अंतिम पद क्या है, 99 है, तो a n का मान हो जाएगा 99, और प्रथम पद क्या है, 12 है, तो a का मान हो जाएगा 12। अब निकालेंगे d यानी कि सर्वांतर। तो d बराबर, तो d का सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो देखिए a2 यानी कि दूसरा पद, दूसरा पद कितना है 15, तो यहाँ पे रख दीजिए 15 माइनस a1, a1 का मतलब होता है पहला पद, कितना है 12, तो यहाँ पे रख दीजिए 12। तो 15 में से 12 को घटाइए, कितना आएगा 3। अब सभी का मान इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 99 बराबर, a का मान है 12, तो 12 प्लस n का मान हमें निकालना है, तो n माइनस में 1 d का मान कितना है 3 है, तो 3, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का। अब हल कीजिए, ये हो जाएगा 99 बराबर 12। अब इस कोष्ट को तोड़िए, तो इस 3 से सभी को गुना कीजिए, तो प्लस 3n माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3, 99 बराबर 12, और 3 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 15, प्लस में 12 में से 3 को घटाना है, तो 12 में से 3 को घटाइएगा तो हो जाएगा 9, प्लस में 3n। अब हमें क्या करना है, इस n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए इस 9 को बराबर की इस तरफ से उठा के इस तरफ लाएंगे, तो ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो 99 माइनस में 9 बराबर में हो जाएगा 3n।
अब 99 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 90 बराबर में 3n। हमें n का मान निकालना है, इसलिए n को इसी तरफ रखेंगे और इस 3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो इस तरफ n जो है ये 3 के साथ गुना के रूप में है, जब इस 3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 90 बट्टा में 3, काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 3 9 0, तो 30 से कट गया। यानी कि कै गो संख्या है जो 30 से विभाजित होगा, तो 30 गो। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 30, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा होगा। तो इसमें भी डायरेक्ट सूत्र लगाइए। सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर में होता है लौसा गुने में मौसा। तो देखिए इस प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8670। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8670 बराबर मौसा, मौसा का मान दिया हुआ है 17, तो मौसा के स्थान पे लिख दीजिए 17। लौसा का मान हमें निकालना है, तो लौसा के स्थान पे लौसा। अब देखिए इसका मान हमें निकालना है, तो इसके लिए 17 को उठाएंगे और बराबर की इस तरफ ला देंगे। तो ये इधर गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 8670 बट्टा में 17 बराबर में लौसा है, तो लौसा। अब इसको काटेंगे तो ये कितना से कटेगा, ये कट जाएगा 17 25 85, फिर 1 से, फिर 0 से, तो ये कट जाएगा 510 से। तो देखिए लौसा, लौसा का मान कितना आ गया 510। तो इसमें हमें लौसा का मान निकालना था, तो देखेंगे कि ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 510 दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 510। इसके बाद अगला प्रश्न है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। तो इसमें क्या करेंगे कि इस 6, 8 और 22 का लौसा निकालेंगे। अब आप यहाँ पे कहिएगा कि ट्रिक से निकाले लौसा, इसमें सबसे बड़ी संख्या 22 है, तो ऐसे करके चेक करेंगे। तो देखिए ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, चेक कीजिए इसको। तो आप इसको आसानी हो इसलिए डायरेक्ट इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, कितना आएगा 2 गुने में 3, और इस 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब है 22, 22 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, कितना आएगा 2 गुने में 11। अब हमें इसे का निकालना है पहले लौसा, तो इसके लिए जो दोनों में मिलेगा उसको क्या करेंगे, पहले घेर लेंगे। तो यहाँ पे घेर लिए। अब देखिए जो दोनों में मिल रहा है उसके सबसे बड़े पावर वाले को लिख देंगे लौसा के लिए। तो बड़ा पावर किसका है, 2 के पावर 3 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 3, और बाकी बात जो संख्या बच गया उसको गुना के रूप में लिख देंगे। तो 3 बच गया और 11 बच गया, तो इसको गुना के रूप में लिख दिए। अब इसको हल कर दीजिए, तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 गुने 3 गुने में 11। अब इसको गुना कीजिएगा, तो गुना करने पे ये आ जाएगा 264। अब इसका मौसा निकालिए। तो मौसा निकालने के लिए ठीक लौसा का उल्टा होता है मौसा, यानी कि उल्टा नियम। जैसे कि इसमें बड़े पावर वाले को लेते हैं तो इसमें छोटे पावर वाले को लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा पावर क्या है 2, 2 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 के पावर 1 सबसे छोटा है, तो यानी कि 2। बाकी बात अन्य कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए अन्य कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे। तो मौसा इसका आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, इसमें अनुपात ज्ञात करना है, किसका किसका, लौसा और मौसा का। तो जो पहले दिया रहेगा उसको बट्टा के ऊपर लिख देंगे, और जो बाद में दिया रहेगा उसको बट्टा के नीचे लिख देंगे। तो देखिए लौसा, लौसा का मान कितना दिया हुआ है 264, तो यहाँ पे लिखिए 264 बट्टा मौसा, मौसा का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे लिखिए 2। अब इसको काटिए तो 2 एकम 2, ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये कट गया 132 से। तो इसको अनुपात के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा 132 अनुपात में 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 132 अनुपात 1। इसके बाद अगला प्रश्न है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा।
तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए, ये कितना से कटेगा, ये कटेगा पहले 2 से, 2 तिया 2 4 से लग जाता है, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर लगेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर लगेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर लगेगा 2 से, 2 छक्के 12, फिर लगेगा 2 से, 2 तिया 6, फिर लगेगा 3 से, 3 एकम 3। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 2 3 4 और 1 5 बार, तो 2 के पावर 5। 3 कितना बार है, 3 है एक ही बार, तो गुने में 3, 3 के पावर 1 ही होगा, तो डायरेक्ट 3 लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 5 गुने में 3 आ गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ 2 के पावर 5 गुने में 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है 0.3 3 के ऊपर लगा हुआ है बार का परिमेय रूप में लिखिए। तो आपको पहले भी बताए हैं कि आप परिमेय रूप में लिखिए, चाहे P बटे Q के रूप में लिखिए, चाहे इसी को कहिए सरलतम रूप, ये सभी जो है बराबर ही होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 तक पहुंचते पहुंचते ये तीनों को तीनों नाम से पूछ ही लिया प्रश्न। तो क्या कीजिए, आप इसको P बटे Q के रूप में लिख दीजिए या सरलतम रूप में लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या करिए, इस दशमलव को हटाइए और 0.3 लिख दीजिए। क्या एगो संख्या पे बार लगा हुआ है, एगो पे, तो बट्टा में एगो 9। अब इसको काट कर देखिए ये कटेगा क्या, तो हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 बट्टे में 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 + 3 √2 है। तो हमें बताना है कि ये परमेय है या अपरमेय है। तो क्या है, पहले तो 7 है और प्लस में 3 √2 है। तो आप जानते हैं कि ये जो 3 √2 है ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, और ये जो 7 है ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है। तो आपको पहले भी बता दिए कि परमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, अपरमेय होता है। एगो परमेय और एगो अपरमेय रहे उसको आप जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, जो भी करना है कीजिए, हमेशा अपरमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरमेय संख्या। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो बताए हैं ये समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब इससे अगला प्रश्न जो है वो अगले वीडियो में हल करेंगे।